हेलो फ्रेंड्स, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से और आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास, उनके क्या यूजेस हैं या उनके क्या नुकसान हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द की वर्ड्स, वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो इस चैप्टर में रिपीट हुए हैं, डिस्कस हुए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द की वर्ड्स फर्स्ट। आवर फर्स्ट की वर्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। MICROORGANISMS, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। MICROBES, microbes. BACTERIA, bacteria. FUNGI, fungi. PROTOZOA, protozoa. ALGAE, algae. VIRUS, virus. MICROSCOPE, microscope. TYPHOID, typhoid. TUBERCULOSIS, tuberculosis. CHLAMYDOMONAS, chlamydomonas. SPIROGYRA, spirogyra. PARAMOECIUM, paramecium. PENINCILLIN, penicillin. ASPERGILLUS, aspergillus. SOIL, soil. FERTILITY, fertility, soil fertility. NITROGEN, nitrogen. FIXATION, fixation, nitrogen fixation. LACTOBACILLUS, lactobacillus. YEAST, yeast. ALCOHOL, alcohol. FERMENTATION, fermentation. ANTIBIOTICS, antibiotics. STREPTOMYCIN, streptomycin. ERYTHROMYCIN, erythromycin. TETRACYCLINE, tetracycline. ANTIBODIES, antibodies. BLUE, blue. GREEN, green. ALGAE, algae, blue green algae. DECOMPOSE, decompose. PATHOGENS, pathogens. COMMUNICABLE DISEASES, communicable diseases. CARRIERS, carriers. ANOPHELES, Anopheles. MOSQUITO, mosquito, Anopheles mosquito. FOOD, food. POISONING, poisoning, food poisoning. PRESERVATION, preservation. PASTEURISATION, pasteurization. RHIZOBACTERIA,
BIUM, राइजोबियम। तो ये थे हमारे कीवर्ड्स। इसके बाद हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो चैप्टर में डिस्कस हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। The first definition is fermentation, the process of conversion of sugar into alcohol. शुगर जूसेस जो होते हैं, जैसे फ्रूट जूसेस हैं, शुगर केन है, एप्पल जूस है, या और भी कोई फ्रूट शुगर्स हैं, उनका जो प्रोसेस है कन्वर्जन इनटू अल्कोहल, जब वो अल्कोहल में बदल जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये कमर्शियली बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी प्रोसेस से जो कमर्शियल अल्कोहल है वो भी बनती है, और अल्कोहल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है जो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज, द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी टू फाइट पैथोजेंस। हमारा जो शरीर है इसमें बहुत से पैथोजेंस एंटर करते हैं रोज, थ्रू एयर, पानी के थ्रू, या खाने के थ्रू, या हमारे हाथ से, अगर हम गंदे हाथों से हम कुछ खा लेते हैं तो उसके थ्रू बहुत से पैथोजेंस हमारे शरीर में एंटर करते हैं। पर हम हर बार बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये जो पैथोजेंस हैं इनके साथ लड़ने के लिए हमारा शरीर लगातार एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता रहता है जो इन पैथोजेंस को ख़त्म करते रहते हैं। तो ये जो है ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, जिसमें वो लगातार जो कोई भी पैथोजेंस एंटर होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहे हैं हमारे शरीर में, उनको ख़त्म करता है। नेक्स्ट, पैथोजन, अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म बीमारी कॉज करता है उसे हम पैथोजन कहते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीजेस, द डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। वो बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकती हैं। अब ये जो बीमारियां हैं ये किसी भी तरीके से हवा के थ्रू फैल सकती हैं, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, या पानी के थ्रू फैल सकती हैं, खाने के थ्रू फैल सकती हैं, फिजिकल टच के थ्रू, हमने किसी से हाथ मिला लिया या किसी की कोई चीज़ शेयर कर ली है तो उससे फैल सकती हैं। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैलती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स या कोरोना। नाउ एयर के थ्रू जो बीमारियां फैलती हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स जब कोई भी पर्सन छींकता है या खांसता है तो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हवा में बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के ये हवा में फैल जाते हैं। अगर कोई हेल्दी पर्सन इन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें भी वो वायरस चला जाता है या वो बैक्टीरिया चला जाता है, जिससे कि वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है एयर के थ्रू ऐसे फैलती है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेटिव्स, द केमिकल्स यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। खाने को प्रिजर्व करने के लिए हम जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्रूट जूसेस जो हैं वो 6-6 महीने की पैकिंग होती है, बट नॉर्मली अगर हम फ्रूट जूस निकाल के देखें तो वो कुछ घंटों में ही ख़राब हो जाता है। तो वो कैसे उसे इतनी देर तक रखते हैं, उसमें वो कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। या आपने रेडीमेड फूड देखा होगा, उसमें भी जैसे फ्राइज़ वगैरह हैं जो पैक्ड फूड्स होते हैं, इनमें काफ़ी 2-2 3-3 महीने जो है ये खाना ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इनमें कुछ केमिकल्स ऐसे ऐड किए होते हैं जिससे ये ख़राब नहीं होंगे। जबकि अगर हम नॉर्मली इस खाने को रखें तो ये ख़राब हो सकता है। तो प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल्स हैं जो खाने के प्रिजर्वेशन में काम आते हैं। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग डाउन ऑफ मिल्क टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। आपने वेरका या अमूल या मदर डेयरी या कोई और मिल्क के पैकेट्स देखे होंगे, उसके ऊपर पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है। तो पैस्चराइज्ड मिल्क का मतलब है कि उस मिल्क को पहले गर्म किया गया है अप टू 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, और उस मिल्क को फिर ठंडा करते हैं। तो जो 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं तो जो माइक्रोब्स हीट को नहीं बर्दाश्त कर सकते वो मर जाते हैं, और उसके बाद उसको एकदम से ठंडा किया जाता है। तो वो बैक्टीरिया जो ठंडे टेम्परेचर्स को नहीं बर्दाश्त कर सकते वो भी उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से जो मिल्क होता है उसको सेव किया जाता है ताकि उसमें कोई माइक्रोब्स वगैरह ग्रो ना कर पाएँ, और फिर उसको पैक किया जाता है। और ये जो पैस्चराइज्ड मिल्क है इसको बिना बॉइलिंग के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट पैस्चराइजेशन। तो ये तो थे कीवर्ड्स और डेफिनेशंस जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा अब हम चैप्टर की डिस्कशन शुरू करेंगे। दिस चैप्टर इज़ अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
हमारा ये जो चैप्टर है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप लोग टीवी में बहुत ज़्यादा ऐड देखते होंगे। जर्म्स एक टर्म यूज़ होती है, जर्म्स। फ्लोर पे भी जर्म्स हैं, हमारे हाथों में भी जर्म्स हैं, हमारे पानी में भी जर्म्स हैं, हमारे आसपास बहुत सारे जर्म्स हैं ना। ये जर्म्स क्या हैं और इनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, तो आपने देखा होगा उसको बड़ा करके दिखाते हैं। या आपने काई देखी होगी पानी में, या ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है, उल्ली लग जाती है, अचार के ऊपर उल्ली लग जाती है, या जिसको फफूंदी भी कहते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स अगर हम इनको ध्यान से देखें, थोड़ा एनलार्ज करके देखें, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आप यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी मदद से हम ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं इनको देख सकते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई बट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं, विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। देर आर सम प्रोटोजोआ, एल्गी है, कुछ बैक्टीरिया है। एल्गी मीन्स काई, फंजाई मीन्स जो मशरूम्स होते हैं या जो फफूंदी होती है, उल्ली जो अचार वगैरह में या ब्रेड में लग जाती है, उसको हम फंजाई कहते हैं। देन देर आर सर्टेन प्रोटोजोअन्स आर शोन हियर, कुछ बैक्टीरिया आपको दिखाए थे। देन हियर वी हैव वायरसेस। वायरस जो है इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें बाहर की तरफ एक प्रोटीन कवरिंग है। जैसे आप ये जो वायरस में देख रहे हैं, जो बाहर की तरफ जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसकी प्रोटीन कवरिंग है, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा इसका कोई और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। और ये वायरसेस जब किसी प्लांट या एनिमल के बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होते हैं, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे वायरसेस बनते हैं, और वहाँ पे ये एक जो एनिमल है या प्लांट है उसके सेल को इस्तेमाल करके ये वहाँ पे अपने फंक्शंस करते हैं। इनके अपनी जो बॉडी है उसमें कोई फंक्शंस नहीं होते। तो आउटसाइड अ होस्ट, जो ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर के अंदर ये एंटर करते हैं उसको होस्ट कहते हैं। तो होस्ट के बाहर ये बिल्कुल भी लिविंग नहीं है, ना ये डिवाइड हो सकते हैं, ना ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमेशा होस्ट के सेल को यूज़ करके ही ये ग्रो करते हैं। तो वायरसेस जो है इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म ये लिविंग हो जाते हैं, एंड आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म ये नॉन लिविंग चीज़ों की तरह बिहेव करते हैं। सो नेक्स्ट इज, हमारे 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। अब ये जो 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते कहाँ हैं? ये हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट हैं। दे आर प्रेजेंट इन एयर, दे आर प्रेजेंट इन वाटर, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, दे आर प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी, हमारे हाथों में, हमारे मुंह में, हमारे सारी बॉडी पे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे हर तरफ जो है, हर तरह की सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो माइक्रोब्स हैं ये लगातार हमारे शरीर के अंदर भी एंटर करते हैं, बट देन हमारी जो, और ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिजीज़ कॉजिंग नहीं होते हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे बीमारी होती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मलेस। तो अब आगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूज़फुल हैं हमारे लिए, और कौन से हैं जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, और क्या क्या नुकसान हमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और इसमें से ज़्यादातर जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, मेडिसिन्स के लिए, या और अदर पर्पसेस के लिए। और ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दे आर ऑल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि बहुत सारा जो वेस्ट है इट इज़ बीइंग एडेड टू द सॉइल। हम इतना सारा जो कूड़ा है देखते हैं कि कहीं पड़ा है, या मिट्टी में भी उसको दबाते हैं,
या लैंडफिल्स में उसको भरा जाता है। तो उसके बाद व्हाट हैपन्स टू दिस वेस्ट, इस वेस्ट को क्या हो रहा है? अगर सपोज हमने सब्जी के छिलके हैं, अगर हमने ज़मीन के नीचे दबा दिए हैं, या कोई पत्ते वगैरह हैं, या कोई प्लांट वेस्ट है, हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जो है वो प्लांट या कोई एनिमल मरा हुआ है हमारे आसपास, तो कुछ दिनों के बाद वो एनिमल धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है। तो ये एनिमल्स या प्लांट्स जो है, या प्लांट्स का जो वेस्ट है, ये कहाँ जाता है? दिस इज बेसिकली डिकम्पोज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर ऐसे बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ये डीकम्पोजर्स जो प्लांट एनिमल वेस्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करके उसको केमिकल्स में, छोटे छोटे केमिकल्स में बदल देते हैं, एंड दिस इज नोन एज बायोडिग्रेडेशन। इसको बायोडिग्रेडेशन कहते हैं, जिससे इन प्लांट्स में या एनिमल्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, एंड दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। देन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड, आपको दही जो हमारे घर में बनता है, आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मदर जब भी कर्ड बनाना है, जो मिल्क है उसको गर्म करके कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ठंडा करने के बाद उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच दही ऐड करते हैं। तो वो जो हमने दही ऐड किया है उसके अंदर क्या है, और अगले दिन हम देखते हैं कि वो जो मिल्क था वो कर्ड में, वो दही में बदल गया। तो वो जो कर्ड हमने ऐड किया है उसके अंदर देयर इज़ अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया है, आप यहाँ ब्लू कलर की जो स्लाइड है उसमें ब्लू कलर का जो बैक्टीरिया वो नज़र आ रहा है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ये दही के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इट्स अ गुड बैक्टीरिया। ये हमारी डाइजेशन के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए कर्ड जो है वो रेकमेंडेड है कि कर्ड ज़रूर खाना चाहिए अगर हमें अपनी डाइजेशन अच्छी रखनी है। तो ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट है उसको धीरे धीरे इट कन्वर्ट्स इट इनटू एसिड्स। आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि मिल्क का जो टेस्ट है वो हल्का सा मीठा होता है, उसमें एक शुगर होती है लैक्टोज, और जब वो दही में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है, वो खटास पे आ गया। तो खट्टी चीज़ें क्या होती हैं? खट्टी चीज़ों में एसिड होता है, आपने क्लास 7th में पढ़ा था। जो खट्टी चीज़ें हैं उनमें एसिड होता है। सो लैक्टोज शुगर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये जो कन्वर्जन है ये कौन कर रहा है? ये लैक्टोबैसिलस कर रहा है। तो जब हम 1 चम्मच दही मिल्क में ऐड करते हैं तो वी आर एक्चुअली एडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हम वो बैक्टीरिया ऐड करते हैं, और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर ये खूब सारे हो जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे मिल्क को दही में, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली ब्रेड मेकिंग में या केक मेकिंग में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ईस्ट। आपने शायद सुना भी होगा। तो उस आटे में ईस्ट ऐड किया जाता है, या पिज़्ज़ा डो जो है, पिज़्ज़ा बनाने वाला जो आटा होता है जिससे पिज़्ज़ा बनता है, उसमें भी ईस्ट ऐड किया जाता है। तो ये ईस्ट जो है ये भी यही काम करता है, इट कन्वर्ट्स द जो शुगर आटे में प्रेजेंट है, बिकॉज आटे में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर शुगर्स। तो वो जो शुगर उस आटे में प्रेजेंट है वो उसको अल्कोहल में बदलना शुरू कर देते हैं, और इसके साथ इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जब हम उस ब्रेड को बेक करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स उठते हैं, बुलबुले उठते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेड है वो राइज होती है, वो ऊपर उठती है, और हमें जो वो ब्रेड के अंदर होल्स नज़र आते हैं, जो सॉफ्टनेस है ब्रेड में, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की राइजिंग अप की वजह से होती है। सो दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट के और भी बहुत यूजेस हैं अपार्ट फ्रॉम मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ईस्ट जो है इट इज़ यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, कमर्शियली भी ये बिकता है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड ड्रिंक, बट इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है, ये परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है, ये फ्रेगरेंसेस में इस्तेमाल होता है, ये एसेंस जो जैसे वेनिला एसेंस वगैरह है उसमें इस्तेमाल होता है।
जिसको केक में ऐड करते हैं, या आइसक्रीम में हम अलग अलग फ्लेवर्स देखते हैं कि मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम है. सो दे आर यूजिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑल्सो. जो वो मटीरियल यूज़ करते हैं उसमें टेस्ट ऐड करने के लिए, खुशबू देने के लिए एसेंस ऐड की जाती है, तो उसमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है. अब ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है फ्रॉम शुगर टू अल्कोहल, ये सबसे पहले ल्यूई पैस्चर वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया था इन 1857. तो ये जो फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था. अब ये जो अल्कोहल्स हैं, इनको इंडस्ट्रीज़ में जैसे कफ वगैरह की, खांसी की जो दवाई है उसमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा अल्कोहल इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सैनिटाइजर्स. अल्कोहल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज़ यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, जहाँ पे जैसे कई ऐसे केमिकल्स हैं, फिनाइल वगैरह जो होती है, ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं. ऐसे ही सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स जो हॉस्पिटल्स में हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें अल्कोहल जो है वो एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह काम करती है. इसके अलावा अल्कोहल जो है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स. पेंट्स वगैरह जो हैं उनमें भी अल्कोहल जो है यूज़ होती है. और एंटीसेप्टिक जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है. जैसे कि चोट लगने पे शायद आपको याद होगा, टिंचर आयोडीन एक मेडिसिन यूज़ की जाती है. नीले रंग की दवाई आती थी पहले. तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल में आयोडीन मिला के वो टिंचर आयोडीन तैयार की जाती है और उसे चोट पे लगाया जाता है ताकि उसमें कोई माइक्रोब्स वगैरह जो है वो ग्रो ना कर सकें. सो हियर आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ एथेनॉल. It is used as solvent in manufacture of perfumes and pharmaceutical. Pharmaceutical means जो medicines वगैरह हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं. It is used as a preservative for biological specimens. कुछ हम एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं लैब्स में स्पेसिमन की तरह दिखाने के लिए, उसमें हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं. एसेंस वगैरह बनाने के लिए या फ्लेवर्स देने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल होता है. It is used in medicines and drugs as disinfectant in lab and hospitals. It is also used as a biofuel. आजकल जो है पेट्रोल में एथेनॉल ऐड करके जो है एक बेहतर फ्यूल बनाने की जो है ये रिसर्च चल रही है कि हम कैसे एथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ, और उसको मिक्स करके, या इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल हम, ताकि उस पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी हमारी कम की जा सके, तो हम एथेनॉल को एज अ फ्यूल देख रहे हैं कि उसको इस्तेमाल किया जा सके. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस. जैसे पहले डिस्कस किया था कि हार्ड ड्रिंक्स में वो यूज़ होती है कमर्शियली. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ एथेनॉल. नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बहुत सारी मेडिसिन्स भी आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड मैनी ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगस, they are used in the production of antibiotics. Now what are antibiotics? Antibiotics वो दवाइयाँ हैं जो कि बैक्टीरिया को या तो ख़त्म कर देती हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं. Those medicines which kill or stop the growth of disease causing microorganisms. जो disease causing microbes हैं उसको kill कर देती हैं और they stop their growth. Now antibiotics की जो डिस्कवरी है, it was discovered, first जो discovery है antibiotics की, it was done by Alexander Fleming and he discovered a very important antibiotic penicillin, जो कि सर्जरीज वगैरह के बाद जो पेशेंट्स हैं उनको रिकवर करने में मदद करती है ये दवाई. तो इसकी जो डिस्कवरी है पेनिसिलिन की, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, ही वॉज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया. वो कुछ पेट्री डिशेज में बैक्टीरिया को ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे अपनी लैब में. तो उन्होंने बैक्टीरिया के कल्चर्स तैयार किए. अब जब वो उन्होंने जब बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑब्जर्व की तो उन्होंने देखा कि उनकी जो सारी पेट्री डिश है उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है और वो उसमें सारी फंगस लग गई है. जैसे हम कहते हैं ना कि उल्ली लग गई, सारी ख़राब हो गई है. तो उनकी जो सारी पेट्री डिश है उसमें ऐसी फंगल टाइप जो ग्रोथ है वो नज़र आने लग गई थी. तो ही वॉज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड, बड़े वो परेशान भी हुए. तो उन्होंने वो सारी जो पेट्री डिश है वो उठा के उन्होंने सिंक में रख दी लैब में कि अब ये तो मेरा सारा एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया है. सो ही लेफ्ट. फिर वो अपनी लैब बंद करके चले गए. जब नेक्स्ट डे वो वापस आए तो उन्होंने उन्हीं पेट्री डिश को जब ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा कि उसमें जहाँ जहाँ पे
ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दोज पेट्री डिश अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको जब देखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ पे वो फंगस की ग्रोथ हो रही थी वहाँ वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था, जबकि बाकी एरिया में जहाँ फंगस नहीं थी वहाँ पे बैक्टीरिया के कल्चर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इस चीज़ ने उन्हें बड़ा क्यूरियस कर दिया, उनकी बड़ी जिज्ञासा जागी उनकी कि ये जो मटेरियल है इसका मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकता है। तो यहीं से उन्हें एक आइडिया मिला और उन्होंने इस फंगस का जो एक्सट्रैक्ट है वो तैयार किया और इससे उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। तो ये थी हमारी पहली एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस हुई, पेनिसिलिन। और क्योंकि वो जो फंगस ग्रो हुई थी उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, तो उसी पे उस दवाई का नाम पेनिसिलिन रखा गया। और आजकल हम बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन है, एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिलिन है। ये सारी डिफरेंट तरह की जो एंटीबायोटिक्स है वो मार्केट में यूज़ होती हैं। बट एंटीबायोटिक्स के साथ एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है कि वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया को किल करती हैं। अब हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट यूजफुल बैक्टीरिया भी हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि लैक्टोबैसिलस जो है वो डाइजेशन में मदद करता है। तो ऐसे बहुत से यूजफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बिना जाने, बिना डोसेज के, बिना एडवाइस के अगर ये एंटीबायोटिक्स लेंगे तो हमारे जो शरीर के जो बैक्टीरिया हैं उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, एंटीबायोटिक्स जो है इसका कोर्स जितना भी डॉक्टर्स कहते हैं कंप्लीट करने के लिए, कोर्स हैज़ टू बी कंप्लीटेड, नहीं तो ये इनफेक्टिव होती हैं, इनका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देन नेक्स्ट इज़, अगर हम बिना डॉक्टर की एडवाइस के बस बिना बताए एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक्स के, और ये दवाइयाँ धीरे धीरे हमारे शरीर पे काम करना बंद कर देती हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें जब एंटीबायोटिक्स लेनी है तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट दे शुड ओनली बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। और उनका जो डोसेज, जितना कोर्स उन्होंने एंटीबायोटिक्स का बताया है, दैट कोर्स हैज़ टू बी completed and they should not be taken in the wrong dosage। जो डोज डॉक्टर ने बताया है उसी डोज में हमने वो एंटीबायोटिक लेनी होती है। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिजीजेस, जितना भी जैसे कोल्ड है या फ्लू है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इसमें एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स कैन ओनली किल दोज ऑर्गेनिजम्स जिनका अपना कोई सेल स्ट्रक्चर है या अपनी सेल मेम्ब्रेन है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिर्फ उनको ख़त्म कर सकती है। सो दे आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया और सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटोजोआ। तो वायरसेस के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर टोटली इनइफेक्टिव। इसीलिए कोल्ड, फ्लू या और किसी वायरल डिजीज़ में कभी भी एंटीबायोटिक्स का जो इंटेक है वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्हें हम वैक्सीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? बहुत से बच्चों को टीके लगाए जाते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे टेटनस का टीका लगता है, हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं, या पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ये बहुत कॉमन है पोलियो की जो दवा है। अब ऐसी जो कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए पहले से ही वैक्सीनेशन की जाती है ताकि वो बीमारी उन्हें ना हो। अब ये जो वैक्सीन्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं? क्या इनमें दवाई होती है? अब क्या हम किसी भी बीमारी के लिए पहले से दवाई ले सकते हैं कि हमें वो बीमारी ना हो? ऐसा तो नहीं होता। बाकी बीमारियों के लिए हम दवाई नहीं लेते हैं। तो ये जो पल्स पोलियो की दवाई, जो पल्स पोलियो अभियान हमारे देश में चला है, तो पोलियो की जो दवाई देते हैं, या बच्चों को पैदा होते ही जो कुछ टीके लगते हैं, 4 से 5 साल तक बच्चों को अलग अलग बीमारियों के जो टीके लगाए जाते हैं, ये टीके क्यों लगाए जाते हैं? दे आर बेसिकली वैक्सीन्स। वैक्सीन मतलब, वैक्सीन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा शरीर किस तरीके से रिएक्ट करता है। जब भी कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करेगा, हमारा शरीर उसे पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देता है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। और जब भी कोई पैथोजन पहली बार हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे शरीर को पैथोजन बनाने के लिए, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। पर
अगर वही पैथोजन दोबारा हमारे शरीर में एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं हमारे शरीर में, और वो फटाफट और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना के उस पैथोजन को ख़त्म कर सकते हैं। तो एक वैक्सीन भी कुछ इसी तरह से काम करता है। वैक्सीन जो है नॉर्मली उन बीमारियों के लिए बनाए जाते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिनका इलाज संभव नहीं है। जैसे पोलियो अगर किसी बच्चे को हो गया तो उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं इनके लिए हम वैक्सीनेशन से इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। या चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगता है, या आजकल चेचक जो है, अब हमारे दुनिया में ये चेचक जो है ये ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो बीमारी है ये भी वैक्सीन की मदद से ही ख़त्म हुई है। तो वैक्सीन में क्या होता है, बहुत ही माइल्ड फॉर्म में या इनएक्टिव पैथोजन जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसी को हम जो पर्सन है उसकी बॉडी में डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, अब वो पैथोजन शरीर के अंदर चला गया तो अब वो जो शरीर है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और अब क्योंकि वो माइल्ड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बॉडी में एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। अब अगर दोबारा कभी भी वो पैथोजन उस पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, उसको कभी भी वो पैथोजन अटैक करेगा, तो उसके शरीर में उसके लिए एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो इस तरह से जो वैक्सीन्स हैं वो बेसिकली इनएक्टिव पैथोजन ही हम जो पर्सन है उसकी बॉडी में डालते हैं ताकि उसके शरीर में अपने आप एंटीबॉडीज़ बने और उसकी उस पैथोजन से लड़ने की जो शक्ति है वो ज़्यादा हो, ताकि अगली बार अगर वो रियल पैथोजन उसको अटैक करे तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको ख़त्म कर सके। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन्स बने हुए हैं, जैसे कि कॉलेरा है, टीबी है, चेचक स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है। तो ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन्स बने हुए हैं। हम पहले से ही वैक्सीन दे देते हैं ताकि अगर कभी ये पैथोजन अटैक करे तो जो पर्सन है वो उससे बीमारी से लड़ सके। अब ये जो वैक्सीन्स की शुरुआत है, दिस वाज डन बाय डॉक्टर एडवर्ड जेनर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में 1790s में जो चेचक की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। चेचक जो है इसमें मरीज को तेज़ बुखार और सारे शरीर पे दाने हो जाते हैं, और ये दाने बहुत बड़े बड़े जो कि जिनके दाग भी ठीक नहीं होते, ये इस तरह के दाने होते थे। ये कुछ कुछ चिकन पॉक्स से मिलता जुलता था। तो वो जहाँ पे काम कर रहे थे जिस गांव में, वहाँ पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको कि ये चेचक की बीमारी नहीं होती, और वो ग्वाले जो काउज रखते थे उनको ये बीमारी नहीं होती थी। तो उन्होंने जब इन लोगों से जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो उन्होंने पता लगाया कि इनको बहुत ही माइल्ड फॉर्म में कुछ हल्का बहुत बुखार और 2-4 दाने आते थे, और जिस बीमारी को काउ पॉक्स कहा जाता था, और काउ पॉक्स के बाद ये ठीक हो जाते थे, और उसके बाद इनको कभी भी चेचक जो है वो कभी, चाहे वो ये उन मरीजों की देखभाल भी करें, चाहे कुछ भी करें, उन मरीजों के पास भी जाएं तो उनको वो बीमारी कभी नहीं होती थी। तो ये जो एडवर्ड जेनर ने फिर सोचा कि हो सकता है कि काउपॉक्स जब इनको होता है तो उस टाइम इनके शरीर में ही कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो जाती है जिससे ये स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स के पास भी चले जाएं तो भी इनको वो बीमारी नहीं होती है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक जो मिल्क मेड थी जिसको काउपॉक्स हुआ हुआ था, इन्होंने उनके जो दाने थे शरीर पे उसमें से पस निकाल के एक 8-9 साल का जो बच्चा था उसके शरीर में इंजेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद कुछ वो बच्चे को थोड़ा सा बुखार आया और उसके बाद वो ठीक हो गया 8-10 दिन के बाद। फिर उन्होंने उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स के जो पेशेंट्स थे उनके पस सेल्स जो दाने थे उसमें से पस निकाल के उस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया, एंड टू हिज सरप्राइज वो हैरान रह गए कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। तो ऐसे जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। और जो वैक्सीनेशन नाम है, लैटिन में वैका का मतलब होता है काउ, तो ये नाम भी वहीं से आया है। तो इस तरह स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन बना और अब ये बीमारी जो है वो दुनिया से ख़त्म हो गई है। तो वैक्सीनेशन में किसी भी बीमारी का अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें बेसिकली इनएक्टिव या जो डेड माइक्रोब्स हैं वो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं
वो उस पैथोजन को पहचान लेती हैं और शरीर में हमेशा वो एंटीबॉडीज़ रहती हैं। तो अगर वो पैथोजन कभी भी फ्यूचर में अटैक करता है तो एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को ख़त्म कर देती हैं, और यही हमारा वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है। सो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन्स लगाए जाते हैं, जैसे कॉलेरा है, टीबी है, हेपेटाइटिस है, ये बहुत सी पोलियो है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये वैक्सीनेशन की मदद से इनको ख़त्म किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स ऑल्सो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी है, उसको बढ़ाने में भी माइक्रोब्स बड़ी मदद करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन में कि देर आर सो मेनी बैक्टीरिया विच लिव इन द सॉइल, और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वो जो नाइट्रोजन हवा में प्रेजेंट है उसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करते हैं, उस जो नाइट्रोजन गैस है उसको वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में, कंपाउंड्स में बदलते हैं जिसको कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, और इस नाइट्रोजन का प्लांट्स फिर इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। देर आर ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ये कुछ ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी की नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। देन नेक्स्ट इज राइजोबियम के बारे में आपने पढ़ा है कि राइजोबियम कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स है, उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है ताकि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट इज दे ऑल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग द वेस्ट। दे आर द क्लीनर्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। जो डीकम्पोजर्स हैं ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंजाई, दीज आर सम ऑफ द डीकम्पोजर्स, जो कि जितना भी वेस्ट हम मिट्टी में डालते हैं वो उस वेस्ट को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स में बदल के वो मिट्टी में ही मिक्स कर देते हैं, और यही जो सब्सटेंसेस हैं ये मिट्टी में ह्यूमस के फॉर्म में ऐड ऑन हो जाते हैं और मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। सो इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही निकले थे, प्लांट्स जो है वो मिट्टी से ही न्यूट्रिएंट्स यूज़ करके ग्रो करते हैं, उन्हीं प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, और वही प्लांट्स और एनिमल्स व्हेन दे डाई या जो वेस्ट वो प्रोड्यूस करते हैं वही मिट्टी में मिक्स होके वो दोबारा से वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चले जाते हैं। तो ये जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब तक हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या यूजेस हैं। अब हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स जो हैं इनके बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, और सबसे पहला इफेक्ट है कि दे कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं इन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ये जो पैथोजेंस हैं ये हवा के थ्रू या पानी के थ्रू या खाने के थ्रू या फिजिकल टच, जब हम किसी सरफेस को छूते हैं या किसी पर्सन से हाथ मिलाते हैं या किसी के साथ बैठ के खाना शेयर करते हैं, तो उस समय पे ये जो पैथोजेंस हैं ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और इस तरीके से जो बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसके अलावा ये जो पैथोजेंस हैं दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड थ्रू इंसेक्ट्स। हमें ये कॉमनली पता है कि मलेरिया जो है उसका ट्रांसफ़र होने का जो रीज़न है वो किससे होता है, मलेरिया मस्कीटो ट्रांसफ़र करता है। हालांकि मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, ट्रिपैनोसोमा से होता है, वो एक प्रोटोजोआ, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट मस्कीटो जो है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है ना। फीमेल एनोफिलस मस्कीटो जो है अगर वो कभी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको मलेरिया हुआ है, अगर उसको काटता है और उसके बाद अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को जाके काटता है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्टेड पर्सन में थे वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ये जो ट्रांसफ़र है दिस इज़ डन बाय फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। इसी तरह फ्लाइज जो हैं, कॉमन हाउस फ्लाई, वो भी बहुत सी बीमारियों को कैरी करती है। वो एक गंदी सरफेस से अगर वो आकर हमारे खाने पे या किसी और हमारे ऊपर आकर बैठती हैं तो वो वहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ट्रांसफ़र करती है हमारे खाने पे या हमारे हाथों पे या हमारे बॉडी पार्ट्स पे। तो इस तरह से बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करते हैं, इसीलिए हम उन्हें कैरियर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो चार्ट है इसमें देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस
और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। कुछ बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, कुछ वायरल डिजीजेज हैं। देन मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब वो कैसे ट्रांसफ़र होता है एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में, और उसमें हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स, हम कैसे रोक सकते हैं इन बीमारियों को, ये सारा इस चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज वेरियस डिजीजेज इन एनिमल्स। जैसे कि कैटल में, काउज एंड बफलोज में एक डिजीज होती है फुट एंड माउथ डिजीज, विच इज अगेन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। अदर देन दिस, जो माइक्रोब्स हैं दे ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स। जैसे कि सिट्रस कैंकर, जो कि नींबू में या संतरे में जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं इनमें एक बीमारी होती है, दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। रस्ट ऑफ वीट, आपने देखा होगा वीट के कई बार जो कर्नल्स हैं जहाँ पे दाने लगते हैं वहाँ पे ब्लैक कलर का एक पाउडरी सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं वीट रस्ट। तो वो जो है दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ फंगस। देन येलो वेन ऑफ द मोज़ेक भिंडी, जो ओकरा है या जो भिंडी है उसमें जो उसकी वेन्स है येलो होने लगती हैं। कई बार हमने देखा है पत्तों में अजीब से निशान बनने शुरू हो जाते हैं, कई बार कई पेड़ों के पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती हैं। सो दे आर द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स फॉर द डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बेसिकली क्या है, खाना खराब हो जाना। तो क्या होता है जब हम रूम टेम्परेचर पे जो खाना है अगर उसको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब ये माइक्रोब्स उस खाने में बढ़ते हैं तो ये हार्मफुल केमिकल्स उस खाने में रिलीज करते हैं, जिससे कि उस खाने की स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और उसमें जो टॉक्सिन्स हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस तरह का खराब खाना खाते हैं तो ये जो केमिकल्स हैं ये अंदर हमारे शरीर में जाके हमें भी बीमार करते हैं और इसी को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। तो अगर हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे खाने को खराब कर सकते हैं, इसका मतलब हमें अपने खाने को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने सर्दी के मौसम में मैंगो खाना है, आम खाना है, तो कैसे खा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि कोल्ड स्टोरेज में वो फ्रूट्स पड़े होते हैं और कई ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे ये मैंगोज़ जो है वो मिल जाते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि हम उन मैंगोज़ का, जब मौसम है, गर्मी का मौसम है, उस समय पे उनको पिकल में कन्वर्ट कर दें। तो अचार बना लेते हैं या उसका स्क्वॉश बना लेते हैं या उसका जैम्स बना लेते हैं या जूस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम किसी भी खाने को जो वैसे जल्दी ख़राब हो जाए उसको हम लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं ना। मैंगो ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, मार्केट में अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सबसे पहला तरीका है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। हम अपने खाने को केमिकल्स ऐड करके उनका जो खराब होने की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना कर सकें और हमारा खाना जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहे। जैसे पिकल्स में, जैम्स में, जेलीज में कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कॉमनली अवेलेबल हैं और ये हम अपने खाने में ऐड करके उनको हम ज़्यादा देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकेंड इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। फिश हो गया, मीट हो गया या आंवला वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नमक में अगर हम रखते हैं। नाउ सॉल्ट जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर बहुत ज़्यादा नमक होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं ग्रो कर पाएंगे क्योंकि उनके सेल उतने नमक में वो मर जाते हैं। तो अगर हम नमक ऐड करते हैं किसी चीज़ में तो उससे माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे और हमारा जो फूड है वो बहुत ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहता है। पिकल जो है, पिकलिंग जो हम अचार बनाते हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर्स। इसी तरह से अगर किसी सब्सटेंस में, कोई फूड सब्सटेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा हम चीनी ऐड कर देते हैं
तो वहाँ पर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल जिंदा नहीं रह सकते, तो वो जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैम्स, जेलीज या स्क्वॉशेस जो बनते हैं उसमें बहुत सारी चीनी ऐड की जाती है ताकि माइक्रोब्स उसमें ग्रो ना कर पाएँ। नेक्स्ट इज ऑयल और विनेगर। तेल और सिरका जो है ये बहुत अच्छे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। हम पिकल्स वगैरह में इनको ऐड करते हैं, वेजिटेबल्स में ऐड करते हैं। बहुत सा कैंड फूड, डब्बों में बंद कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जैसे ऑलिव्स वगैरह मिलते हैं, तो उसमें सिरका ऐड किया होता है या ऑयल ऐड किया होता है, जिससे इनको ज़्यादा देर तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। So oil and vinegar are also very good preservatives. Next is heat and cold treatments. हमने definitions में pasteurization पढ़ा था. So what is pasteurization? मिल्क जो है नॉर्मली, अब वो एक ऐसा फूड है जिसमें हम कोई केमिकल नहीं ऐड कर सकते, उसमें नमक चीनी ऐसे नहीं उसको प्रिजर्व कर सकते। तो उसको प्रिजर्व करने का तरीका है कि इट हैज़ टू बी हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस, 70 to 75 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं। 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म करके उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, एकदम से चिल्ड कर देते हैं, ताकि जितने भी माइक्रोब्स उसमें हैं जो हाई टेम्परेचर पे हैं वो माइक्रोब्स हाई टेम्परेचर पे मर जाएंगे, और जो माइक्रोब्स जो हैं वो लो टेम्परेचर पे ज़िंदा नहीं रह सकते। तो जब हम उसको चिल करेंगे तो उस टाइम पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठंडे टेम्परेचर में मर जाएंगे। तो जिससे अब इसके बाद ये जो हमारा मिल्क है ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स है, अब इसको हम पैकिंग करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पास्चराइज्ड मिल्क। अगला है स्टोरेज एंड पैकिंग। इनके अलावा हम खाने को किस तरीके से स्टोर करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आजकल वैक्यूम पैकिंग बहुत कॉमन है, या हम वेजिटेबल्स को या जो दालें हैं, जो ड्राई राशन होता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, चावल हैं, इनको हम जो दे आर पैक्ड इन एयर टाइट जार्स वगैरह में हम इनको स्टोर करते हैं। और एयर टाइट जार्स का या एयर टाइट पैकिंग का ये फ़ायदा होता है कि इनमें हवा एंटर नहीं होगी। जब हवा एंटर नहीं होगी तो माइक्रोब्स भी एंटर नहीं कर पाएंगे, और माइक्रोब्स जो हैं दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू ब्रीथ, वो वहाँ पे जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो जो एयर टाइट पैकिंग है इससे हमारा जो खाना है वो प्रिजर्व्ड रहता है। इसी तरह से वैक्यूम पैकिंग की जाती है। वैक्यूम पैकिंग में भी किसी भी मटेरियल को पैक करके उसमें से सारी जो हवा है वो बाहर निकाल लेते हैं, और वो बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम मीन्स जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे हवा भी नहीं है। तो ऐसी पैकिंग तैयार की जाती है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पे ग्रो ना कर पाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, और चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में भी पढ़ा है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है ये एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करता है ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स में, ताकि प्लांट्स जो हैं वो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स में चेंज करता है ताकि प्लांट उसे एब्जॉर्ब करे और उसको नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिले, एंड इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। अब ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होती है। इसीलिए जिन प्लांट्स की रूट में राइजोबियम रहता है, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे जो प्लांट्स हैं जैसे मूंगफली है, दालें हैं, चने हैं, मटर हैं, so they are the leguminous plants which are having a symbiotic relationship with rhizobium. Rhizobium यहाँ पे प्लांट के साथ एक symbiotic relationship में है, जहाँ पे राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, और जो प्लांट है वो राइजोबियम को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। नाउ वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनको रिप्लेनिश करने में मदद करते हैं। जैसे कि प्लांट जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लेता है, मिट्टी से लेके वो प्लांट ग्रो करता है, फूड बनाता है, और उसी प्लांट को फिर एनिमल्स खाते हैं, और एनिमल्स जो हैं दे ग्रो इन साइज। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो एनिमल को भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने ही दिए हैं। अब ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जब ये प्लांट्स और एनिमल्स व्हेन दे प्रोड्यूस वेस्ट और व्हेन दे डाई,
तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं डीकम्पोजर्स की मदद से दोबारा मिट्टी में मिक्स किए जाते हैं। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी से ही निकलते हैं और बाद में प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ के साथ ये मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो हैं वो हमारे नेचर में चलते हैं। तो ऐसा ही एक न्यूट्रिएंट साइकिल हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये नाइट्रोजन डायरेक्टली ना कोई प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है ना कोई एनिमल यूज़ कर सकता है। तो ये जो नाइट्रोजन है पहले ये दो तरीके से कन्वर्ट होती है। एक तो है कि बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट है सॉइल में या प्लांट की जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं इस नाइट्रोजन गैस को इनटू सर्टेन कंपाउंड्स। वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल देते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए या नाइट्राइट्स हो गए, इनमें बदलते हैं। और दूसरा, जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तो उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि ये जो नाइट्रोजन है ये केमिकली रिएक्ट करती है और ये बारिश के साथ ये नीचे आती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, तो वो मिट्टी में चली जाती है। तो ये दो तरीके से जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होती है इनटू कंपाउंड्स। अब मिट्टी से ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये जो प्लांट्स हैं व्हेन दे टेक अप दैट नाइट्रोजन, ये उसको इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स बनाने में या अपना बाकी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो तैयार करने में। और कुछ जो है नाइट्रोजन इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये जो फूड है इसको फिर एनिमल्स खाते हैं। अब ये जो एनिमल्स हैं ये उन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को यूज़ करेंगे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में या अपनी ग्रोथ में। देन ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जब ये डीकम्पोज होते हैं उसके बाद यही जो कंपाउंड्स हैं ये दोबारा मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं सॉइल में जो कि ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं इनको दोबारा गैस में, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके फिर से इसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग या बैक्टीरिया की मदद से पहले मिट्टी में आती है, मिट्टी से वो प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स उससे प्रोटीन्स बनाते हैं या उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, फिर वो एनिमल्स में जाती है, एनिमल से फिर वो दोबारा मिट्टी में मिक्स होती है और मिट्टी से ही कुछ बैक्टीरिया जो हैं उसको दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो पूरा उसका जो मूवमेंट है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है एंड अल्टीमेटली इट रिटर्न्स बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग है वो चलती रहती है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड soil and organisms. So this is all about the chapter. इसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, हमने कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज माइक्रोब्स की सुनी कि वैक्सीन्स कैसे बने थे, एंटीबायोटिक्स कैसे बने, और हमने हार्मफुल एंड यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ा। इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, उसमें स्पेसिफिकली हमने नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली बार एक नए वीडियो पे एक नए चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।